अस्सलाम वालेकुम. टुडे इज माय 27th वेडिंग एनिवर्सरी. अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह. आइमा फयाज 27 साल रफाकत, मुबारक हो आपको. खुश रहिए, खुश रहिए. चलें जी, और क्या सीन है? अच्छा, मैंने रैंडम ऐसी मैसेज पढ़ लिया. बच्चों के मैसेज मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ बिकॉज बच्चे जो है ना वो स्कूल पहुंच जाते हैं, फिर उनके मैसेजेस जो है ना वो रह जाते हैं. सो हेलो अदील अंकल फ्रॉम अल्मीर एंड सारिम. गुड मॉर्निंग. वी आर गोइंग टू स्कूल. प्लीज से आवर नेम. आई जस्ट सर्च योर नेम ब्रो. अल्मीर. अल्मीर नाम है आपका. प्रीटी इंटरेस्टिंग नेम यू हैव गॉट. वेरी नाइस ब्यूटीफुल नेम. और सारिम. सारिम मुझे लग रहा है पॉपुलर हो गया आजकल काफी. वेरी नाइस. जावेद साहब ने एक गाना शेयर किया है. भाई आपके लेट स्टार्ट और लिफ्ट बंद होने के नाम. फिल्म इस पे थोड़ी बहुत मैली सी फिल्म थी. जुड़वा फिल्म का गाना था ना ये. ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं. अरे अनु मलिक ने खुद गाया था ना, ऊंची है बिल्डिंग. यार ये भी वैसे इसको भी क्या शौक चढ़ा था, याद है अनु मलिक को गुलूकार बनने का. एक इसका गाना आया था, इसका याद है? वो उसने खुद गाना गाया था. और देखो बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग. मेरा दिल रो रहा है. माई हार्ट इज पेनिंग, पेनिंग, इट्स पेनिंग. ओ माई गॉड. ये गाने भी गाए थे इसने. फिर जब ये बैठ के इंडियन आइडल में जज किया करता था तो मैं सोचता था यार कमाल है, इसको जरा ये गाना चला के कुछ सुनाए ना. आई मीन जस्ट इमेजिन अनु मलिक का गाना इट्स रेनिंग, माई हार्ट इज पेनिंग, कोई आके इंडियन आइडल में परफॉर्म करते हैं. मेरे ख्याल से सारे के सारे जजेस मिलके कूटे हैं उस बंदे को कि क्या गाना गा रहे हो ये. बट खैर आगे बढ़ते हैं जी. डू यू हैव एनी आइडिया और सजेशन ऑन हाउ आई कैन रजिस्टर माई व्हाट्सएप? ऑल द कन्वेंशनल सॉल्यूशंस हैव फेल्ड. हाउ कैन आई रजिस्टर माई वॉट? मैं बिल्कुल सवाल ही जुल्फी मैं सवाल नहीं समझ पाया. मेरा ये सजेशन है आपको, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ और बिल्कुल नोविस हूँ, नौसिखिया हूँ इन चीज़ों के हवाले से. सो आप हमारे जो ट्विन सिटीज का ग्रुप है उसमें ये मैसेज डाल दीजिए. इस्लामाबाद के जो हमारे लिस्टनर्स का ग्रुप है, आई एम श्योर वहाँ पे कोई ना कोई मच मच स्मार्टर देन आई एम कोई बंदा आपको जरूर हेल्प करेगा वहाँ पे. मैं तो आपका सवाल ही समझ नहीं पाया. अच्छा जी, इसके अलावा हसन शेख कहते हैं द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ इज द वन हु कम्स फर्स्ट इन योर माइंड आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस. ओ माय गॉड, आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट. नो 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 प्लीज नो नो. वो कोई बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ नहीं है भाई. छोड़े, आगे बढ़ते हैं यार, जो मेरे जहन में आया. अच्छा जी, और क्या सीन है? अजहर अली कहते हैं बोथ आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट लास्ट नाइट. हैप्पी साइड फॉर एनी चेल्सी फैन. चलें जी, खुश हो जाएं, बहुत बहुत मुबारक हो. चेल्सी कौन सी टीम? अच्छा हाँ, चेल्सी बिल्कुल. हाँ, इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक टीम compete करती है ये चेल्सी. और सुना है वो मैच जीते हैं शायद वो कल कोई. और क्या कितने कौन से नंबर पे चेल्सी पॉइंट टेबल पे? मेरे ख्याल से 10 नंबर पे, मेरे ख्याल से शायद कौन से 11वें नंबर पे. ओहो, अरे बाप रे. यस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. खुश हो बेटा. सब खुश होते हैं, ये भी खुश होते होंगे. आर्सेनल के हारने पे जो है वो आज बहुत खुश होंगे. बर्नली वाले भी और लूटन सिटी वाले भी, एवर्टन, बोर्नमाउथ, शेफील्ड यूनाइटेड. ठीक है, खुश हो, खुश हो. आपका भी हक बनता है खुश होने का. अच्छा, निसात जुबैरी कहते हैं रिसेंटली 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ पाकिस्तान विजिटेड वाशिंगटन डीसी टू डिस्कस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान विद देयर गवर्नमेंट on local channels. The issue they highlighted were our internal ones. Your insight on this? Okay, I have no idea about it. साथ कि पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट अमेरिका में जाकर उनकी हुकूमत के साथ पाकिस्तान के माशी मामलात जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. सो ज़रा मुझे इसकी थोड़ी सी तफसीलात अगर आप बता दें मुझे इस बारे में. मैंने आई हैवंट सीन दैट, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से काफ़ी दूर अब रहने लगा हूँ. और यार पता है, कल अभी मैंने बताया ना, कल से हमारा यहाँ का स्टूडियो का टीवी चलना शुरू हो गया है. कल कामी भाई आ रहे थे, उनका प्रोग्राम चल रहा था. यार सीरियसली स्पीकिंग मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कोई माजी की कोई पुराना गाना कभी 1990s का सब तक बैंड का गाना मिल के उसे कहूँ मैं क्या, वो टाइप का गाना चल रहा है. मुझे वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई बिकॉज इट्स बीन मंथ्स एक्चुअली दैट आई हैवंट वॉच्ड दिस प्रोग्राम. आई मीन वो प्रोग्राम था जो कि मेरा बड़ा रूटीन का रोजाना का हिस्सा हुआ करता था. नाउ टाइम्स हैव कम दैट आई हैव लिटरली कामी भाई को मैंने देखा, मैंने कहा ये अभी तक इस चैनल पे आ रहे हैं. बिकॉज मैंने बीच में सुना था कि ये किसी और चैनल पे जो है ना इनके जाने का इरादा है. और एक बड़े हमारे रियल स्टेट टाइकून हैं जिन्होंने जो है वो रियल स्टेट टाइकून ने जो है वो एक बड़ा चैनल खरीद लिया है.
आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल जो हैं वो रियल स्टेट के लोग ही जो हैं वो खरीद रहे हैं. अभी TV1 के बारे में आपको सुनने में आया होगा कि वो भी एक रियल स्टेट कंपनी ने जो है वो खरीद लिया है. मैंने उस कंपनी का नाम कभी सुना नहीं था, लेकिन बहरहाल इससे क्या फर्क पड़ता है. चैनल्स की असल में अपनी हालात भी इतने पतले हैं कि वो भी उन्हें भी कोई भी बायर मिल रहा है वो कहते हैं यार ले जाओ यार, वो 1-2 अरब रुपए का, बट ठीक है यार, कहते हैं ना बस कुछ ना कुछ तो हाथ आया इन चैनल्स के हाथों. बिकॉज जी जो हमारे यहाँ टीवी चैनल जो है कहते हैं कि हमारे यहाँ टीवी चैनल्स जो खोलते हैं वो ज़ाहिर है कोई पैसा बनाने के लिए तो खोलते नहीं है. आपको पता है ये एक सॉर्ट ऑफ एन इंश्योरेंस होती है जो कि उनको अपने ज़रा करतूतों के हवाले से जो है ना वो एक सॉर्ट ऑफ शील्ड प्रोवाइड कर देती है. सो ये है सिलसिला. अब बहरहाल देखते हैं जी. कामी भाई आ रहे थे तो वाकई मुझे ये हुआ कि उनके रिसेंट टाइम में जो ट्वीट्स उन्होंने किए हैं ना जिस तरह के, उनकी जिस वो जहनी कैफियत की अक्कासी कर रहे हैं, मैंने तो सोचा भी यही था. मैंने कहा इनको अनफॉलो ही कर दूं यार मैं, यानी कि बड़ा अफसोस हुआ. दैट्स द एंड ऑफ एन ईरा फॉर मी. आई डिड नॉट अनफॉलो हिम. मैंने कहा नहीं चलें, लेट्स गिव हिम सम चांस. कल बेसिकली कामी भाई का जब टीवी प्रोग्राम लगा यहाँ पे, इस वक्त तो चैनल 92 चल रहा है यहाँ पे, लेकिन कामी भाई जस्टिफाई ये कर रहे थे कि इतनी सर्दियों में इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते, क्या कर रहे हैं आप, जो सर्दियों में इलेक्शन हुए थे. तो मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा जब मुशर्रफ साहब को भगाना था कामी भाई को, तो उस वक्त मुशर्रफ साहब ने भी 2008 जनवरी में इलेक्शन का ऐलान किया था. उस वक्त उनको शायद ये ना लगा होगा. इवेंचुअली इलेक्शन जनवरी में नहीं हुए थे, आपको पता है अप्रैल में हुए थे, लेकिन फिर भी चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अताउर रहमान साहब ने एक क्लिप शेयर किया है एविएशन ट्विटर हैंडल का. Gibraltar Airport is listed as one of the most dangerous airport in the world. Not at least because it's only 1,777 meter long runway, but also because the 4-lane Winston Churchill Avenue, which is crossing the runway. This is quite unique. हाँ ये बड़े इंटरेस्टिंग है. जिब्राल्टर आपको पता है एक बहुत ही छोटा सा एक मामूली सी एक जगह है. इस पे बरतानिया जो है ना वो कब्जा करके बैठा हुआ है, और ये जबल तारिक जिसको कहा जाता है, और ये स्पेन के बिल्कुल सदर्न टिप पर है और मोरक्को के बहुत करीब आता है. सो इसका जो रनवे है वो बेसिकली उसके ऊपर से एक एक्सप्रेसवे गुजर रही होती है. वो जगह ही नहीं है वहाँ पे, कहाँ से वो निकालेंगे. तो पहले एक फाटक आता है, फिर उसके बाद जहाज गुजरता है, फिर दोबारा फाटक खुलता है. वेरी यूनिक या वेरी यूनिक सीरियसली. आई थिंक इट्स इन द नेदरलैंड्स, जहाँ पे एक यार ये मैंने आई थिंक कोपेनहेगन में भी देखा था. ये वहाँ पे भी जो है ना वो रोड्स नीचे से गुजर रही होती नहीं रन में. कुछ इस तरह का सीन देखा है, मुझे याद आ रहा है मुझे. हेल्सिंगोर जगह शायद उधर उसके करीब, बट नेवरदलेस एनीवे चलें जी. थैंक यू सो मच सर अताउर रहमान साहब, आपने ये क्लिप जो है वो शेयर किया. रहमान खिलजी साहब कहते हैं कोटिंग फ्रॉम द मूवी हिच 2005 स्टारिंग विल स्मिथ, लाइफ इज नॉट द अमाउंट ऑफ ब्रेथ यू टेक, इट्स द मोमेंट्स दैट टेक योर ब्रेथ अवे. सर खैरियत तो है. आजकल आपने अपना ये मुझे लग रहा है कि ट्रेडमार्क ट्वीट्स बना लिए हैं. मशहूर फिल्मों के आप डायलॉग्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, एंड दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली. या ग्रेट. ओके क्या हो गया भाई. अताउर रहमान साहब कहते हैं सी चाइनाज फर्स्ट हाई स्पीड ओवर वाटर बुलेट ट्रेन लाइन. हाँ यार चाइनीज जो है ना, चाइनीज ने जो है ना हाई स्पीड रेलवे में, चाइनीज ने तो जिसे कहना चाहिए कि कमाल कर लिया है हाई स्पीड में. तो ये इस वक्त पूरी दुनिया के दैट्स नॉट जस्ट वन ऑफ द थिंग्स, मेनी थिंग्स जिसमें चाइनीज इस वक्त दुनिया का जो है ना वो बाप है, डैडीज बन चुके हैं वो लोग. बट हाई स्पीड रेलवे जो है ना वो चाइनीज का एक स्पेशल जो है वो उनका फोर्टे जिसे कहते हैं ना कि वो बन गया है. एंड पता नहीं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जो है वो चाइना की हाई स्पीड के थ्रू उन्होंने जो है वो लिंक कर दिया है. और ना सिर्फ वो अपने मुल्क में इन चीज़ों को जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, बल्कि बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उनको भी वो हाई स्पीड रेल सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. और अभी ओवर द वीकेंड जो है मैंने इंडोनेशिया, यस क्लिक नहीं हो रहा था कौन सा मुल्क, इंडोनेशिया के 2 बड़े शहर हैं जाकार्ता और बैंडोंग, इन दोनों के दरमियान जो है वो एक नई हाई स्पीड सर्विस शुरू हुई है, which is they are the first country in Southeast Asia now which has got a high speed train service. और इसमें कहते ये हैं कि जी this train is super fast. I think it's around 350 kilometers per hour की स्पीड से जो है ये सफर कर रही होगी. आई थिंक इसका नाम swoosh है अगर मैं गलती पर ना, if I am able to recall it correctly. And that's super fast man. आपको पता है कि ये जो ट्रेन्स होती हैं ये मैगलेव्स होती हैं और ये मैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं. जो बच्चे फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको जानते हैं कि ये
बेसिकली इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं और ये मैग्नेट्स दोनों तरफ हो जाते हैं. दीज आर द लाइक पोल्स, यानी जो लाइक पोल्स आपको पता है एक दूसरे से रिपेल करते हैं. सो ये पूरी ट्रेन और जो इसकी पटरी होती है ये एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है. एक जिस पोल में जैसे नॉर्थ पोल होता है तो वही नॉर्थ पोल जो होता है वो ट्रेन की बेस पे हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो उसको लिफ्ट करती है. इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और वो जो ट्रेन के जो टायर्स और इनके दरमियान जो एक फ्रिक्शन होता है पटरी के दरमियान वो खत्म हो जाता है. विच इज वाई इट इज एबल टू फ्लोट, लिटरली फ्लोट दैट फास्ट. सो चाइना ने जो है वो अपनी ओवर वाटर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो है वो बनाई है. अभी मैं ये चेक कर रहा था इत्तेफाक से व्हाइल आई वाज टॉकिंग, मैंने ये एक पेज खोला है एंड आई वाज सेइंग बाय द एंड ऑफ 2020 द चाइना railway high speed provided services to all provinces of China and operated just under 38,000 kilometer passenger tracks in length. 38,000 kilometers. Just imagine यार, चाइनीज छा गए यार जबरदस्त इस काम में. तो और बहुत कामों में भी छाए हुए हैं बट इस काम में जो है ना हाई स्पीड रेलवे, सुपर कूल मैन, अमेजिंग. चलें जी, थैंक यू सो मच सर. यार आप लोग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं मेरे साथ, बहुत शुक्रिया. ओके जी, कौन है भाई? चंदन भाई का मैसेज आया है, चंदन तिवारी साहब का मैसेज आया. अच्छा जी, मेरा शो का उन्होंने हैशटैग यूज किया है. मुझे नहीं पता कि ये मेरा शो सुनते भी हैं या नहीं है, बट नेशनलिस्ट लिखा हुआ है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट लिखा हुआ है. ओए होए, ये तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक्टिविस्ट हैं. ये आप जानते हैं ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है, उनकी जो इस्लामी जमीयत तलबा है ये वो है बेसिकली. कहते हैं भाई, एवरी ईयर ऑन 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब, AKA एनिमल लवर्स डे. Global initiative for animal rights is aimed at raising awareness about their importance in the ecosystem and improving their welfare standard. All right, so if you are an animal lover, happy Animals Day to you. और मुझे पता है यार कुछ लोग होते हैं, उन लोगों में है और मेरे कुछ लिसनर्स भी हैं, मैं जानता हूँ, दे टोटली कुत्ते बिल्लियाँ बहुत पालने का शौक है और बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे. मैं असल में अपने, अच्छा नीचे डॉक्टर जीशान बेग का भी मैसेज आया है बाय द वे, ही, और अभी डॉक्टर साहब भी तो आपका मैसेज कॉपी पेस्ट किया हुआ है किसी ने. ये चंदन तिवारी ने आपका मैसेज कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि चंदन तिवारी मुझे बॉट लग रहा है. बट बहरहाल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. यस, टुडे इज द वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे. जानवरों का ख्याल रखें अपने आसपास यार, बहुत बुरा सलूक करते हैं हम जानवरों के साथ. और या बाज़ जानवर बड़े क्यूट होते हैं यार. और मैं इवन दो नॉट अ बिग फैन एक्सेप्ट फॉर द एनिमल्स, आई एम सॉरी, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, जानवरों को मैं खाता हूँ, मैं उनका बड़ा फैन हूँ. लेकिन हमने अभी रिसेंटली बिल्ली पाली थी और वो वाकई वो मुझे बड़ा जो है ना वो अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा था. अल्लाह ताला हमें कुछ बड़ा घर दे तो हम जरूर अपने पास ये बिल्ली मजीद पालेंगे. छोटे घर में जरा मुश्किल हो जाता है बट, और वो जो बिल्ली के बच्चा हुआ था ना वो बड़ा शरारती था यार, वो शरारती बिल्ली थी यार वो. चलिए आगे बढ़ते हैं जी. अब्दुल रज़ाक, अच्छा ब्रेक की जाने पड़ रहा है नहीं. अब्दुल रज़ाक साहब का मैसेज अभी आ रहा था जिसमें उन्होंने जो है विक्रम की तरफ बात की है. भारतीय चांद गाड़ी, कहते हैं भारतीय खलाई तहकीक इसरो के मुताबिक अब दूसरी कमरी लूनर रात भी गुजर गई लेकिन जमीनी मरकज से कोशिशों के बावजूद विक्रम से कोई जवाब नहीं आया. नहीं, अभी वो बस सनी देओल के वहां पहुंचने की देर है, जवाब आ जाएगा. अभी आपको जो है हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, वन रियल वर्ल्ड वॉर रियल स्टेशन, जबरदस्त, क्या बात है जी, ग्रेट. अच्छा जी, 7:49 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग, ये दोस्तों ने प्रोग्राम भी ट्यून किया. इशाल एंड इशमाल सेज हाय अदील अंकल, हेलो, क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप? बशीर अहमद कहते हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने की ख्वाहिश इमरान खान के सियासी मुखालफिन बशमूल अच्छा होगा कि किसी तरह दूसरा वर्ल्ड कप आ जाए ताकि सिर्फ खान के नाम के साथ वर्ल्ड कप ना हो. अच्छा, हैदर अजहर ने कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया. जी बिल्कुल, ये खबर मैंने कल हैदर के ट्विटर हैंडल से जो है वो देखी और मुझे भी जान के बड़ी हैरत हुई कि कराची किंग्स ऑफ ऑल द फ्रेंचाइज उन्होंने जो है वो ज्वाइन की है as the team director and the head of strategy. चलें जी, I really hope that he can make a good strategy for Karachi Kings because जाहिर है हमें पता है कि अगर किसी दो टीमों को शदीद स्ट्रैटेजी की जरूरत है तो वो कराची किंग्स है और कोयटा ग्लैडिएटर्स है. और ग्लैडिएटर की तो जहां तक बात करें, ऐसा लग रहा है कि उनकी सोच जो है ना वो अभी तक शायद 2018 पे कहीं जाके जो है ना वो फॉसिलाइज हो चुकी है. और अभी परसों एक इवेंट जो मैं होस्ट कर रहा था वहाँ पे नदीम उमर साहब से मुलाकात हुई और उनसे अच्छी गुफ्तगू हुई काफ़ी.
और उनको भी अंदाजा है इस बात का. तो बहुत तो यार इतने नफीस इंसान है ना नदीम साहब जो है. आई थिंक इट फील्स रियली गुड ऑनेस्टली जब भी उनसे मुलाकात होती है और जब भी उनसे बात होती है. सो उनके मैनेजर टीम के जो हैं वो मुझसे ज्यादा खुश नहीं थे. उनको मेरे समर टीवी के जमाने के प्रोग्राम के कुछ कमेंट जो हैं वो याद थे और उन्होंने आके मुझे इससे शिकवा भी किया. लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं किसी से नहीं डरता हूँ. आगे जो करने हैं प्रोग्राम कर लो. उन्हें क्या पता मैं अब करता ही नहीं प्रोग्राम. लेकिन खैर एनीवे चलें जी. बट जो हकीकत थी वो थी. जो बच्चों ने मुझे बात बताई कराची के कि क्या हो रहा है, तो मैंने वो उनके साथ वो मैंने शो में भी जिक्र कर ली और एक और बड़े आदमी से जिक्र की थी. लेकिन क्या करें, बड़े लोग बड़े हल्के पेट के होते हैं. लेकिन खैर एनीवे वो जो बात हुई वो ये कि यस आई थिंक इवन कोयटा ग्लैडिएटर्स, आई मीन इट्स अ गुड अपॉइंटमेंट. सी आई मीन सिनिसिज्म असाइड, कराची किंग्स द वे दिस फ्रेंचाइज इज मैनेज्ड, सारी चीज को हम जो है ना वो कतई नजर रखते हुए हम जो है वो अगर इसको देखें कि दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप. और हैदर एक प्रोफेशनल बंदा है और उसने ही डिड अ वेरी गुड जॉब राइट फ्रॉम द इंसेप्शन. मुल्तान सुल्तान में he did a very good job and I really don't think it would be any different in Karachi Kings. लेकिन यहाँ के जो ओनर्स हैं उनका मिजाज जरा डिफरेंट है. और लाला से शाहिद खान आफरीदी से जब भी हमारी बात होती थी और बड़ा ओपनली लाला ऑन एयर भी ये बात बोलते थे कि लाला ने क्योंकि खुद आई थिंक 4 फ्रेंचाइज से क्रिकेट खेली है, तो उनका ये कहना था कि जितनी ज्यादा दखल अंदाजी ओनर्स जो हैं, जो ओनर्स हैं, ओनर्स का काम टीम के मामलात में दखल अंदाजी करना नहीं होता. वो कहते हैं जितना दखल अंदाजी ये लोग किया करते थे, कोई भी जो है ना वो मैंने किसी ओनर को जो है वो इस तरह नहीं देखा. सो बहरहाल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि लाला ने ज़रा इस टीम के लिए खेला है, तो फिर हम ज़ाहिर है लेट्स टेक हिज पॉइंट. और इसके अलावा वोट तो देते हैं और कितना ख्याल तक हैं. अब मैं हफीज साहब मैं ज़रा ये मिस कर गया पॉइंट. लेकिन चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, चलें भाई. इससे पहले कि मैं आज की अहम खबरों पे नजर डालूं, कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला पीर 2 अक्टूबर से शुरू हो गया है. ओके, वजारत सेहत के मुताबिक दूसरे मरहले में 2 से 8 अक्टूबर जो मरहला चलेगा उसमें पोलियो मुहिम के तहत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, समीद, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 5 साल तक की उम्र के 42 मिलियन से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है. खुसूसी पोलियो मुहिम में बच्चों को उनके घरों, स्कूलों और मदारिस में जाकर हिफाजती टीका जात लगाए जाएंगे. याद रखें कि पोलियो एक मोजी मर्ज है जिससे बचने का वाहिद हल पोलियो के हिफाजती टीके हैं. इसलिए वालिदैन तरबियती याफ्ता पोलियो वर्कर्स के साथ भरपूर ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे जरूर पिलाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. जी सो ये है. चलें जी. ओके, हफीज साहब का मैसेज अब मैं समझ गया. वो कहते हैं मैं तो जानवरों के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहा था कि अवाम वोट तो देती है उनको, अब क्या जान लोगे यार. बात तो सर छा गए हैं आपसे, छा गए हैं. चलें जी, और क्या सीन है. चलें जी, अभी ऐसा करते हैं हम जल्दी से जो है वो एक सेकेंड भाई. ओके, देखते हैं भाई आम खबरें क्या हैं आज की. अच्छा, मुनीम मकबूल ने बाय द वे पाकिस्तान ये इन्होंने क्रिकेट किट्स जो हैं वो शेयर की हुई हैं. द बेस्ट क्रिकेट, अरे जबरदस्त अखबार आ गया टाइम पे, अखबार का बिल भी आ गया भाई. ये बिल आप एडमिन को दे दीजिएगा. वो इसके पैसे देंगे इंशाल्लाह. और मैं जो हूँ वो अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालता हूँ. ओके जी, कल की बड़ी खबर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर, ओ भाई द वे आज सुबह बीबीसी पे भी ये जो ना हेडलाइन थी बाय द वे कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो एक बार फिर अनडॉक्यूमेंटेड एलियंस को उन्होंने बोला है कि तुम मार्स से आए हो, मार्स से जाओ, तुम गैलेक्सी ओरायन से आए हो. रिमेंबर द मूवी कॉन्टैक्ट, ओरायन था मेरे ख्याल से नाम उसका, या वेगा था उसके गैलेक्सी का जहां से कांटेक्ट होता है, राइट. बहरहाल तुम जिस गैलेक्सी से आए हो वहां चले जाओ. खैर अभी तो फिलहाल हम अफगानियों को कैटर कर लें, एलियंस को तो हम बाद में निपटेंगे. लेकिन आपको पता है कि इनकी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो एलियंस ही इस्तेमाल की जाती है. अनडॉक्यूमेंटेड एलियंस गिवन 28 डेज टू लीव ई तस्किरा टू बी एक्सेप्टेड अंटिल अक्टूबर 31. ई तस्किरा जो है ना, ये बेसिकली दिस इज द अफगान सिस्टम ऑफ द CNIC. जिस तरह हमारे यहाँ शनाख्ती कार्ड है, अफगान जो है वो ई तस्किरा यूज करते हैं. उसके बाद से 31 अक्टूबर के बाद से आपके पास वैलिड पासपोर्ट होगा जिसमें पाकिस्तान का वीजा लगा हुआ होगा. आप तभी सिर्फ अलाउ होंगे
Sarfaraz Bukti says authorities will use DNA testing to identify illegal citizens. Apex committee decides to extend scope of operation against hoarding power theft. Task force constituted to scrutinize fake ID cards. Okay, fake ID cards. Task force and all. ठीक है जी. और क्या सीन है? और जो सीन आता है वो ये आता है जनाब, गैर कानूनी तारीख वतन को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म. ओहो, जंग तो इतना एक्साइटेड, उन्होंने 8 कॉलमी खबर जो है वो उस पर शाया कर दी. अच्छा, एक्सप्रेस का भी जो है ना वो यही है. तो अब देखते ही हैं. देखो भाई, बात बड़ी सिंपल है. ये ऐलानात को क्या पहली बार हुए हैं? इस हुकूमत के दौर में, ये जो केयर टेकर हुकूमत है, जो अपने आप को समझती है कि काफी साल ये रहेंगे, वो जो काम कर रही है, इनमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम बचपन सुनते हैं. बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन होगा, अब ये गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन होगा. देखते हैं एक्चुअली एक्शन जो है वो होता क्या है. आगे बढ़ते हैं जी. मुत्तहदा JUIF और GDA का मकबूल बाकर पर अदम एतमाद का इजहार. अरे वाह भाई, क्या बात है. निगरान वजीर आला हाउस पीपल सेक्रेटेरिएट बना हुआ है. शफाफ इलेक्शन के लिए सिस्टम तोड़ने और इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा. अरे इन्हीं के लोग इन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं यार. ये क्या बात हो गई यार. मुत्तहदा, सिर्फ GDA मेरे ख्याल से शामिल नहीं थी पिछली गवर्नमेंट में, लेकिन GDA भी आपको पता है, इसमें पीर पगाड़ा साहब, ये भी लोग तो वही हैं. लेकिन क्योंकि कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें फारूक सत्तार भाई भी बैठे हुए हैं. इसके अलावा राशिद सुमरो मौजूद हैं, सफदर अब्बासी मौजूद हैं GDA के, और पीछे पीर साहब पगाड़ा का जो है वो बैनर वगैरह लगा हुआ है. और उन्होंने कहा है कि जी मकबूल बाकर साहब, जिसके मकबूल बाकर अगर आपको याद हो यार, क्या इनके रिमार्क्स आया करते थे, ओए ओए ओए, जब ये जज हुआ करते रहे सुप्रीम कोर्ट में. लेकिन बहरहाल अंदाजा यही हुआ कि कौन भारी है इस वक्त सबसे ज्यादा. चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मार्शाल्लाह लगे तो हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामेंट कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है. अदालत ने कई बार मार्शाल्लाह की तौसीक की. अरे यार, ये कल का ना सबसे रिमार्केबल जुमला जो आया ना, कल आपको पता है फिर टीवी पे लाइव शो चल रहा था, कादी फाइजीसा साहब का और बाकी जजेस मौजूद थे, और यही जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, इस पे दूसरी सुनवाई थी. कल भी इस पे जो है फैसला महफूज नहीं हुआ. अब 9 अक्टूबर तक जो है इसको एडजॉर्न जो है वो कर दिया गया है. लेकिन कल ये बड़ा कमेंट इन्होंने दिया, इत्तेफाक से मैंने ये सुना भी, कि उन्होंने कहा कि जी ये जो जजेस की तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पे, ये जब मार्शल लॉ आते थे तो फिर जाहिर है ये सब जो है हथियार फेंक दिया करते थे, और जब पार्लियामेंट कुछ कर रही है तो अब सबको हलफ जो है वो याद आ गया. तो हमें ये बात का अंदाजा है कि ही हैज मेड अप हिज माइंड, दे हैव मेड अप देयर, जजेस अपना माइंड बना चुके हैं. अब मैं कल नोट ये कर रहा था, डॉक्टर आयशा जो जज आयशा मलिक साहिबा है, उन्होंने कल एक सवाल भी नहीं पूछा, बिकॉज लगता है कि उन्होंने कल शी हैज हैड इनफ यार, ये बस सुन लिया जो सुनना था इसमें यार. प्लस कल मुनीब अख्तर साहब के कमेंट्स हुए, मंसूर अली शाह साहब हुए, एंड ये सबको पता है. आप अभी बता सकते हैं कौन क्या फैसला करेगा इसमें और क्या होगा, पता नहीं. चली जा रही है सुनवाई इसकी. बहरहाल तो मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फाइज ईसा साहब. अब आप देखिए कि इलेक्शन का शेड्यूल, कल भी हमने इस हवाले से बात की थी कि इसकी डेडलाइंस मिस होनी शुरू हो गई हैं. लेट्स सी क्या होता है. अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत कई अशिया की दरामद बंद, बाकी पर बैंक गारंटी के साथ 10% फी आयद कर दी गई है. टायर, मेवा जात, काली चाय, कपड़ा, कॉस्मेटिक, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रिक सामान, माइक्रोवेव, स्पीकर, पंखे और दीगर आलात पर पाबंदी. जो माल पाकिस्तान आ चुका वो अफगानिस्तान मुंतकिल होगा. यार मजेदार जोक्स आते हैं मुझे सुबह सुबह, बहुत मजा आता है. ओके जी. PTI पार्लियामान की अहलियत पर सवाल उठाने वाली वाहिद जमात. प्रोसीजर प्रैक्टिस एक्ट में PTI वकील और जस्टिस एजाज के तहफ्फुज़ात यकसा हैं, ये कहना है हसनात मलिक साहब का. वाह वाह वाह, जबरदस्त भाई. ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैजाबाद धरने वालों को जिन लोगों ने बिठाया वही जामिन थे. ओके, साइन तो सर किसी और का हुआ है, लेकिन खैर. चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस पर आज अडियाला जेल में समाअत होगी. वजारत कानून ने NOC जारी कर दिया. आज मुल्जिमान को चालान की नकूल प्रेजेंट की जाएंगी. चेयरमैन ने नैब केसेस की जमानत मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है. टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का इस वक्त हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील. और सुबह के 8:06 हो चुके हैं. और भाई जल्दी से बात करते हैं अब खेलों के हवाले. सबसे पहले खेलों के हवाले से यार, तो अच्छी खबरें कहीं से भी नहीं आ रही है, लेकिन खेलों के हवाले से एक और जो बुरी खबर आज आई, यानी कि जब से एशियन गेम्स शुरू हुए थे, वन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्स दैट आई चेक वाज कि पाकिस्तान का जो एथलेटिक्स का सीन जो है वो कब होने वाला है, और उसमें जैवलिन थ्रो जो है वो कब होने वाला है. और बिकॉज अरशद को एक बार फिर से कम्पीट करना था, लेकिन कल बहुत ही बदकिस्मत और अनफॉर्चुनेट खबर सुनने में आई दैट इंजरी के सबब
अरशद जो है नदीम वो अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, एशियन गेम्स से जो है वो बाहर हो गए हैं और दैट्स वेरी सैड. अरशद का आपको पता है कि 2023 का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपनी इंजरीज से रिहेबिलिटेट होते हुए जो है वो गुजरा और ऐसा लग रहा है दैट ही रियली नीड्स टू गेट इनटू द रिहेबिलिटेशन एंड जो भी सर्जरी होनी है, बिकॉज टाइम अरशद के पास इस बार और कम है, बिकॉज अगले साल समर्स में आप जानते हैं पेरिस में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं और उससे पहले उनको जो है वो अपनी तैयारियां पकड़नी पड़ेंगी. सो वेरी सैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एथलेटिक्स. वाकई यार जो मैं बात कर रहा था कोई अच्छी खबर कहीं से आ ही नहीं रही है यार, खुदा के लिए. अल्लाह ताला तो खैर पता नहीं हमसे कुछ नाराज ही लग रहे हैं अभी, लेकिन पता नहीं जो ज़मीन पे यहाँ बैठे हुए हैं बस क्या बोलूँ यार, वही कुछ सोच लें यार. बट खैर उधर इंडिया मेडल्स पे मेडल जीते जा रहा है यार, कोई 83 पता नहीं 86 90 मेडल इंडिया जीत चुका है और हमारे यहाँ तो हमारे 2 हाथ में आए, 2 या 3 पता नहीं हाथ में आए. तो बहरहाल बॉक्सिंग में भी पाकिस्तान के मेडल की जो है वो उम्मीद दम तोड़ गई है और क्वार्टर फाइनल में ज़ुहैब रशीद जो है वो नाकाम हो गए हैं और बैडमिंटन प्लेयर जो है वो तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं था, वो तो कभी किसी न 3 में न 13 वाली बात है. कबड्डी में पाकिस्तान जीता है, लेकिन कबड्डी में आपको पता है हम तो ईरान से भी हार जाते हैं. तो मुझे बड़ी हैरत होती है यार, ईरान से कबड्डी में कहाँ से हार जाते हैं हम. ईरानी कब से कबड्डी वो पता है आपको, वो अक्सर फाइनल खेलते हैं यार, वो इंडिया के साथ जीता इंडिया ही है, इवेंचुअली गोल्ड मेडल वही ले जाते हैं, लेकिन ईरानी कबड्डी जीत जाते हैं यार. मुझे बड़ी हैरत होती है, नहीं वो कहाँ से, एक तो इतनी तहजीबी अंदाज से ईरानी कबड्डी खेलते होंगे, वो बोलते भी कैसे होंगे कबड्डी, मैं तो यही सोच रहा हूँ. लेकिन हमारा गेम है यार, कम से कम सिल्वर तो जीत के आओ उसमें, वहां भी नहीं पहुंच पाते यार. एनीवे चलें जी, और क्या सीन है, और कोई खबर. चलें आप जरा क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं. भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप में सिर्फ एक दिन जो है वो रह गया है. कल आप जानते हैं वर्ल्ड कप का जो इब्तदाई मैच है वो होने वाला है और वर्ल्ड कप का जो है वो जो इब्तदाई मैच जो होने वाला है इसमें इंग्लैंड न्यूजीलैंड तो होंगे, लेकिन कल वार्म अप गेम्स जो हैं वो निमट गए और एक और दिन अनदर फ्रस्ट्रेटिंग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस. और वाकई मैं तो कहता हूँ बहुत शुक्रिया हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इन सुपरस्टार्स का कि इन्होंने हमारी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस वगैरह जो है ना वो सेट कर दी हैं. और कोई कल का मैच जो था, इवन दो अगेन इट वाज वार्म अप गेम, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने कल इस मैच को अप्रोच किया है बहुत अफसोसनाक ये सूरत हाल रही. और 351 रन वाज डेफिनेटली चेजेबल. इससे ये भी हमें अंदाजा हो रहा है कि इस वर्ल्ड कप में जो है वो बहुत रन्स पड़ेंगे, बड़े बड़े टोटल जो हैं वो यहाँ पर चेज हो रहे होंगे. 351 भी आम हालात में चेज करना कोई एक आसान टोटल जो है वो नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एक मौके पे वो डेफिनेटली ऑन कोर्स टू विन दैट गेम. स्पेशली जिस वक्त बाबर और इफ्तिखार जो हैं वो बैटिंग कर रहे थे और बाबर और इफ्तिखार, बाबर ने तो खैर अपने आप को रिटायर्ड आउट कर दिया था बिकॉज उनको लग यही रहा था कि यार ये मैच जीत गए यार, अब थोड़ी हारते ये मैच. नवाज भी एक जानिब से खेले, लेकिन कल जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान किया वो ये कि पाकिस्तान ने कल सऊद शकील को जो है वो बैटिंग करने नहीं भेजा. पहले जो वार्म अप गेम, या तो सऊद के हवाले से बिल्कुल कंफर्म है कि वो पाकिस्तान की स्टार्टिंग लाइनअप का हिस्सा है, या फिर ये बिल्कुल कंफर्म है कि इसको नहीं खिलाना. और कल भी अगर ये मैच जिता देता पाकिस्तान को तो फिर जाहिर है इनके लिए जो है ना वो काफ़ी मुसीबत हो जाता है इसको टीम में शामिल ना करना फिर. बिकॉज सऊद अभी तक आपको पता है कि वो जो बाबर की वो जो कोर ग्रुप है और कोर वो बाबर की कोर सर्किल में जो इनर सर्किल है उसमें दाखिल होने के लिए एक सर्टन आपका जो है ना वो होता है, एक मिजाज होना चाहिए, जो कि मुझे लगता भी नहीं है कि सऊद कभी उसमें जो है ना वो फिट हो सकता है. ये सऊद जैसे इमाद के साथ भी यही हुआ और साइम भी आएगा उसके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी. वो क्या कर सकते हैं, बहरहाल जो है सिलसिला वो बदकिस्मती है हमारी. लेकिन जो भी है यार कम से कम अच्छे प्लेयर्स रखो यार. कल इमाम फिर फेल हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ़खर के फेलियर्स और बहुत सारे और फेलियर्स की इन तमाम बातों में जो है मुझे ऐसा लगता है इमाम उल हक का जो फेलियर है ना वो हम उसके बारे में खामोश रहते हैं. इवन तो इमाम ने कल स्टार्ट तो अच्छा लिया था, 11 गेंदों पे 16 रन उन्होंने बनाए, 3 चौके वो मार चुके थे, लेकिन कल उसके बाद वो फिर आउट हो गए. फ़खर ने फिर 22 रन बनाए और वरना कल की कंडीशंस बिल्कुल ऐसी थी कि जो कि अक्सर लोग ये कह रहे थे कि यार ये अब भी देखना ना बैटिंग कंडीशन आएंगी फ़खर क्या रन्स करेगा वहाँ पे यार. नहीं हुआ यार, वो नहीं रन्स कर पा रहा है, वल्लाह आलम क्या हो गया है. अच्छा अब्दुल्ला शफीक ने 12 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद ने अच्छी इनिंग खेली, 85 गेंदों पर 83 रन उन्होंने बनाए, लेकिन बाबर डेफिनेटली वाज द पिक ऑफ द बैट्समैन यस्टरडे. डिफरेंट माइंडसेट के साथ बाबर कर खेल रहे थे एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट फ्रॉम हिम.
59 गेंदों पे 59 गेंदों पे 90 रन बाबर ने बनाए, 2 छक्के और 11 चौके जो हैं वो इसमें शामिल थे. बहरहाल जी पाकिस्तान लॉस्ट द स्टीम एट द एंड और 3 विकेटें हासिल की मानस लेबोशेन ने और इसके अलावा 2 विकेटें जो है हासिल की मिच मार्श ने और 2 खिलाड़ियों को पैट कमिंस ने जो है वो आउट किया. मिचेल स्टार्क कोई भी खिलाड़ी आउट करने में कामयाब नहीं हुए. तो ये है सूरत हाल जी. पाकिस्तान अपने दोनों वार्म अप गेम्स जो है वो हार चुका है और याद रहे जी पाकिस्तान परसों यानी फ्राइडे एक्शन में होने वाला है इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप. और क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑफ कोर्स पाकिस्तान पहला मैच अपना यहीं हैदराबाद दक्कन में ही जो है वो खेल रहा होगा. लेकिन उससे पहले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड कल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे. ज़रा कल के मैच के हवाले से हम फिर डेफिनेटली कल ही बात करेंगे. पाकिस्तान फ्राइडे को एक्शन में है. ये एक मैचेस हैं, पहले दूसरे और तीसरे दिन यानी सैटरडे को जो है वो फिर 2 मैचेस होंगे. लेकिन खैर वो तब की बातें जो है वो तब करेंगे. तो फिलहाल ये है जी सूरत हाल एज फार एज द पाकिस्तान टीम इज कंसर्न. और अखबारात. अच्छा जी, वर्ल्ड कप से कबल बॉलिंग और ओपनिंग पाकिस्तान को डराने लगी, ये लिखना है जंग अखबार का. ओके जी. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली, सरफराज अहमद को बी कैटेगरी मिलने का इम्कान. चेयरमैन की फहरिस्त पर नजरसानी की हिदायत. नुमान अबरार और जाहिद महमूद समेत मजीद प्लेयर्स जो हैं वो शामिल होंगे. अब ये जो है समझ में नहीं आती है बात यार कि जिस वक्त पहले ये डिसाइड हो रहा था तो उस वक्त क्या चेयरमैन साहब का फीडबैक इस पे नहीं लिया गया था. चेयरमैन की चिड़िया जो है वो बिठाए बगैर क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे ही अवार्ड कर दिए गए थे. वाई इज देयर अ चेंज ऑफ माइंड. देखो मैं सैफी को बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आई विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन. लेकिन ये डिसीजंस क्या पब्लिक प्रेशर पे लिए जाएंगे. और क्या आपको नहीं पता था कि अबरार इस वक्त पाकिस्तान की जहाँ पे जो कि स्पिन में कहत और रिजाल आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान की टीम में, वहाँ पे एक जो वाहिद उम्मीद की किरण नजर आई है वो अबरार आपको नजर आया है और आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं. ही हैड अ वेरी गुड ईयर एज वेल, आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया. अब जब पब्लिक में शोर शराबा हुआ है तो फिर आपने जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है. सो नेवरदलेस यार क्या कहा जा सकता है भाई. ये है सिलसिला. अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक. अच्छा ब्रेक पे जानते हैं पहले चैंपियंस लीग फुटबॉल की जल्दी से नताइज आपको हम बता रहे चलें. यूरोप का इलीट जो प्रीमियर फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जिसमें ऑफ कोर्स चेल्सी नहीं खेलता, उसमें जनाब कल जो प्रीमियर लीग की दोनों टीमें हैं जो कल एक्शन में जी, दोनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा. चलें एक तो अवे शिकस्त खा गई, अभी अपने होम ग्राउंड पे मैनचेस्टर यूनाइटेड गैलातासराय से जो है ना वो हार गई है और 2 के मुकाबले में 3 गोलों से जो है वो उनको शिकस्त हुई. ज़ाहिर है मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो सपोर्टर्स हैं वो इस बात पे खुश होंगे कि उनकी जो अभी साइनिंग है रास्मस हॉयलैंड, उन्होंने कल 2 गोल स्कोर किए अपनी टीम के लिए. ये डेनिश खिलाड़ी हैं. लेकिन गलातासराय की अगर आप बात करें तो उनकी जानिब से जो है वो विल्फ्रेड ज़ाहा, आई डिड नॉट नो ही प्लेस फॉर गलातासराय नाउ. और इसके अलावा अख्तुरकोग्लू ने गोल स्कोर किया और इकार्डी, यार ये तो कुछ मशहूर प्लेयर्स जो हैं वो रखे हुए अपनी टीम में. और इसने इकार्डी ने जो है पेनल्टी भी मिस की थी, यानी दिस कुड हैव बीन एक्चुअली वर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. लेकिन बहरहाल जी मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने इब्तिदाई दोनों मैचेस में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है. पहले मैच में बायर्न म्यूनिख के खिलाफ निस्बतन बेहतर खेले थे अवे फ्रॉम होम, लेकिन यहाँ तो अपने होम ग्राउंड पे गलातासराय से हार गए. दूसरी जानब अगर हम बात करें आर्सेनल को शिकस्त का सामना करना पड़ा है अगेंस्ट द फ्रेंच साइड लॉन्स. Arsenal must be very disappointed because Lens is having a very bad start of the season. और बिल्कुल ये इस वक्त जो है लॉन्स तकरीबन एक रेलीगेशन जोन पर है. सो वल्लाह आलम, मैंने ऑनेस्टली कल मैच नहीं देखे. फिलहाल अभी तक मैंने चैंपियंस लीग, मुझे आदत ही खत्म हो गई चैंपियंस लीग देखने की. ऐसा लग रहा है मुझे सीरियसली आर्सेनल इतने साल से चैंपियंस लीग खेला नहीं है. लेकिन गैब्रियल जीसस ने कल स्टार्ट किया फॉर आर्सेनल. ही वाज द गोल स्कोरर एज वेल और आर्सेनल ने 14 मिनट में गोल स्कोर किया. लेकिन लॉन्स की जानिब से टॉमासन ने 25 मिनट और वाही ने जो है 69 मिनट में जो है वो गोल स्कोर करके अपनी टीम को कामयाबी दिलाई. सो ठीक है यार. वैसे लाइनअप तो आर्सेनल की पूरी पक्की है, सिर्फ हावर्ट्स खेल रहा है, ये पता नहीं क्यों खिलाते हैं इसको. लेकिन खैर चलें जी. या डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इनको जरा मैच हारे हैं तो चलो लेट्स सी दे गेट द चांस टू इंट्रोस्पेक्ट. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने पर, उसके बाद एक गाना सुनेंगे, फिर वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम आप मुझे
आप पोस्ट कर सकते हैं ऑन एक्स विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. आई सेड इट राइट. Alright, that was Fusion with Akiya. What a classic song, man, and what an amazing video that was. Jami at his best there, but शफकत की तो क्या बात है, क्या कॉम्पोजिशन होती रही. वैसे बड़ा जबरदस्त ये कॉम्बो था इन तीनों का, शालम एंड इम्मू एंड दिस शफकत एंड वाह क्या तौर था यार, क्या गाने बना करते थे. Zuhaib Butt कहते हैं reminded me of the music TV days. Fusion was the best, probably the best era of pop music in Pakistan. Indeed, I agree with you. A lot of people say it was 90s. I think it was the early 2000s. Some amazing music came out for sure. बहुत अरसा हो गया हमारी उम्मीदों को जो हम फखर से लगा बैठे हैं, आखिर कब तक. अरशद गुमरो. आई थिंक फखर के करियर के लिए, और ये शायद मैं कोई 7वें टूर्नामेंट के बारे में ये बात बोल रहा हूँ, फखर के अपने मुस्तकबिल के लिए और अपने करियर के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप, बिकॉज इफ ही परफॉर्म्स वो थोड़ा और अरसा सर्वाइव कर जाएगा, और अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाया तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है. येस, अ लॉट ऑफ पीपल माइट पॉइंट यू टुवर्ड्स द 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज जो फखर के सपोर्टर्स हैं. आई मीन आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ फखर एट वन पॉइंट इन टाइम, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते ये हैं जी बड़े मैच का प्लेयर. चलो जी, बड़े मैच भी आने वाले हैं, देख लेंगे कितने बड़े प्लेयर वो निकलते हैं. और फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि मखसूस विकेटों के प्लेयर हैं वो. ठीक है जी, मखसूस विकेटों पे भी हम इनको देख चुके हैं. वही तो मैं कह जा रहा हूँ, लोग बार बार इशारा करेंगे साल के आगाज में जो है वो फखर ने 3 सेंचुरियां बनाई थी, बट दोस 2 ऑफ देम वर अगेंस्ट वेरी वेरी मीडियोकर न्यूजीलैंड बॉलिंग अटैक. आपको याद हो, उनकी एक सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग टीम पाकिस्तान जो है वो खेलने आई थी, तो वाकई फखर के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके जी, इसके अलावा यू फॉरगॉट टू मेंशन द बॉलर ऑफ यस्टरडेज गेम हारिस रऊफ. इमाद हक कहते हैं या आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हारिस देखें इसमें बहुत ज़रूरी था इनकी गैर मौजूदगी में, नसीम की गैर मौजूदगी में, दैट हारिस नीड टू कम एंड परफॉर्म. असल में हारिस की बॉलिंग का आपको अंदाजा है कि वो जान बहुत लगाता है अपनी बॉलिंग में, और बिकॉज टेप बॉलर रहा है वो, आपको पता है टेप बॉलिंग इज ऑल अबाउट कि मैं कितनी फास्ट बॉलिंग फेंक सकता हूँ. अब मेरी क्या औकात ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं किसी क्रिकेटर की इस तरह की टेक्निकल चीज़ों के ऊपर जो है वो कमेंट कर सकूँ, लेकिन वाकई जो एक चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि हिंदुस्तान की विकेटों का जो मिजाज है वहाँ पे हारिस को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा. उसकी जो वेरिएशंस हैं बॉलिंग में वो लानी पड़ेंगी, बिकॉज अगर आप एक यूनी डायरेक्शनल किस्म की बॉलिंग करते रहेंगे, आपकी एक मखसूस पेस है जिस पे आप बॉलिंग करते हैं. खिलाड़ी बड़े तेज होते हैं, बड़े फास्ट होते हैं, वो अपने बल्लों की स्पीड आपके साथ मैच करेंगे, उन्हें फिर ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी. जिस स्पीड से आपकी बॉल, कल किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली ना कि जी 140 की स्पीड से बॉल आ रही थी और तकरीबन कोई 250 की स्पीड से बाउंड्री पे पहुंच रही थी, तो फिर कोई मसला थोड़ी होता. बल्ले आजकल इतने पावरफुल हो गए, खड़क करे, जबरदस्त, क्या बात है जी. आगे बढ़ते हैं. फरहान हसन कहते हैं ग्रेट म्यूजिक एंड वोकल्स. फ्यूजन वाज द ऑल टाइम बेस्ट बैंड ऑफ पाकिस्तान टिल शफकत वाज अ पार्ट ऑफ इट. सर्टेन बैंड वाज इन द लीग ऑफ वाइटल साइंस, जुनून एंड स्ट्रिंग. आई टोटली एग्री विद यू माय फ्रेंड, आई टोटली एग्री विद यू. जी, इसके अलावा डार्क इकोनॉमी का मैसेज आया है. वांट टू डेडिकेट दिस लाइन टू यू. मुझको तेरे चेहरे पर ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता. बी पॉजिटिव सर. यार बड़ी खूबसूरत लाइन आपने मुझे डेडिकेट कर दी है. अच्छा, इनका ट्विटर हैंडल है इसहाक डार्क. ओके, गुड. यार क्या करूं, मैं बड़ी एफर्ट कर रहा हूं पॉजिटिव रहने की, लेकिन आजकल बहुत मुश्किल होता जा रहा है यार. कहीं कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है यार. आ जाएगी इंशाल्लाह. चलो ओके, आगे बढ़ते हैं जी. मलिक इरफान कहते हैं गेट वेल सून चैंपियन, यू विल बी मिस्ड. हु विल ज्वाइन दिस ग्रुप क्रिकेट वर्ल्ड कप. अच्छा जी, कौन सा ग्रुप है ये? किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, आप मेरे ख्याल से अरशद नदीम की बात कर रहे हैं. ओके ठीक है, चलें जी. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ये बात कर रहे हैं. हु इज गोइंग टू ज्वाइन दैट ग्रुप? लेट्स सी. चलें जी. कामरान नसीम आदिल कहते हैं द लॉस वाज अ बमर बट बुकायो वाज ऑफ इंजर्ड. यार ये परेशानी की बात है. अच्छा, बुकायो साका इंजर्ड. यार बुकायो का लग यार बहुत वल्नरेबल लग रहा है ये लड़का भी हमारा यार, ये इंजरी के हवाले से. एनीवे, व्हाई मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार्ट शोकिंग अंडर एवरी न्यू मैनेजर इन द सेकंड सीजन इन चार्ज एंड इंटरेस्टिंगली मैनेजर स्टार्ट हैविंग ईगो फाइट विद द प्लेयर्स, बी इट पोग्बा एंड नाउ सैंचो. सैंचो से पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ इसका पंगा हो गया था. यार ये कुछ है प्रॉब्लम, कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड में कुछ है. मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की मिल के बदुआ लगी है इनको और कुछ भी नहीं हुआ.
एलेक्स फर्गूसन के बाद से तो कोई भी यहाँ पे सेट नहीं हो पाया. अब ये देखिए, उम्मीद में हैं ये बेचारे कि कोई ना कोई सेट हो जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा. अगर सऊद के साथ यही मामला रहा तो बहुत जल्द टेस्ट टीम में भी नहीं रह पाएगा. शायद एक सीरीज की परफॉर्मेंस ही काफी हो. ख्वाजा साहब का ये कहना है, असद ख्वाजा का. देखें यार, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है, तो लेट्स नॉट कंक्लूड द डिस्कशन अबाउट सऊद. काफी सारे लोग ये कहते हैं कि जी रिजवान भी तो नहीं खेला था कल, तो हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिजवान को जो है वो ना. देखिए रिजवान कहाँ राजा भूज. मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि सऊद हमारा गंगू तेली है, लेकिन प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है ना, वो कुछ है इशू इस चीज के हवाले से कि देयर आर प्रॉब्लम्स, और हम खिलाड़ियों को बाहर कर देते हैं फॉर नो रीजन. बड़े बड़े करियर तबाह किए हैं हमने, लेकिन सऊद इज अ रियल टैलेंट, और आप उसकी टैलेंट की जो है ना वो झलक जो है वो देख भी चुके हैं, और हम देख रहे हैं इस पूरे साल में. उसको पाकिस्तान के मैचेस में ना खिलाना, इब्तदाई मैचेस में ना खिलाना बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी. 4 मैचेस हारने के बाद अगर आप सऊद को टीम में लेकर आएंगे तो फिर तो और बड़ी नाइंसाफी जो है वो बहरहाल होने वाली है. सो या लेट्स सी. चलें जी. फैसल मुकीद कहते हैं लेट्स गो एंड लिव इन माउंटेन्स फॉरएवर, ओनली वे टू स्टे पॉजिटिव. वेल, जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं वो कहते हैं कि माउंटेन्स हैव देयर फेयर शेयर ऑफ डिप्रेशन. मैं तो अक्सर लोगों से ये कहता हूँ, भाई एक कुटिया बना लो वहां पे यार पहाड़ों पे, उसको एयरबीएनबी पे चढ़ा दो, जब ना हो तो एयरबीएनबी, पैसे भी कमाओ. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. अभी एक टीवी चैनल हमारे जो है वो चल रहा है यार, कमाल है यार. पाकिस्तानी टीवी चैनल इंडिया में एक जर्नलिस्ट के घर पे छापे के हवाले से जो है वो खबर चला रहे हैं यार. बड़ी बात है यार, कमाल है. एनीवे चलें जी भाई, हमारे दोस्त साकिब शान साहब ने तवज्जो दिलाओ नोटिस भेजा इस वक्त, और उन्होंने बताया ये है बेसिकली, वो आपको पता है कि साकिब साहब भी जो है हमें वो मुख्तलिफ अहम लोगों की बर्थडेज वगैरह के हवाले से याद दहानी कराते रहते हैं. तो उन्होंने बताया ये है कि आज शादाब खान जो है वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के. फिलहाल तो बिला वजह नाइब कप्तान, आप जानते हैं कि ना परफॉर्मेंस चल रही है ना कुछ हो रहा है. यस, वी आर बीइंग वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम यार. परफॉर्म करेगा तो ठीक है ना यार, कितना टाइम दें तुम्हें यार. आई मीन इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, बट लेट्स सी. शादाब खान आज अपनी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो ठीक हो गया भाई. हैप्पी बर्थडे टू शादाब खान. आई रियली होप दिस बर्थडे ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड लक टू यू माय फ्रेंड. बंदा सेट नहीं हो पा रहा, टैलेंट की जो है ना वो बहरहाल कोई कमी नहीं है. चलें जी. सुमेरा खान कहती हैं सेकंड मैरिज ऑफ वुमेन इज स्टिल अ टैबू एंड इफ शी हैव चिल्ड्रन दिस इज अ वेरी पावरफुल पिक्चर. सन इज वॉकिंग विद मदर एंड पार्ट ऑफ हर मैरिज. विश हर ब्लेस्ड जर्नी. आमीन. बेसिकली आपका जो आप तवज्जो दिला रही हैं वो माहिरा खान की माहिरा खान की दूसरी शादी के हवाले से. सबसे पहले बहुत मुबारकबाद उनको, और बिल्कुल आपने देखें जी दुरुस्त फरमाया. हमारी सोसाइटी देखें, ये सोसाइटी के हमारे टैबूज हैं शादी के हवाले से, स्पेशली जहाँ पे खवातीन का जो है वो जिक्र आता है. जबकि यार हम तो सीरियसली स्पीकिंग, मैं जब हमारे जो दीन के माखिज हैं, एक वाहिद शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दौर के जब मैं वाक़यात सुनता हूँ और वहाँ पे जिस लेवल की जो है वो उन्होंने विमेन को एम्पावरमेंट इन चीज़ों के हवाले से और इन डिसीजंस के हवाले से दी हुई थी, मैं तो कभी कभार ये हैरान रह जाता हूँ कि यार किस तरह, यानी किस बेदर्दी के साथ हमारे कुछ अहले इल्म, जो सो कॉल्ड अहले इल्म है, वो दीन का जो है वो लिबादा ओढ़ कर इस तरह के हुकूक की जो है वो पामाली कर रहे होते हैं. लेकिन बहरहाल जी वाकई माहिरा ऑफ कोर्स गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज एंड गॉट सेपरेटेड, डिवोर्स एंड ऑल. शी हैड अ सन फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज, और वो माशाल्लाह ही इज अ ग्रोन अप बॉय नाउ, और ही वाज द वन हु वॉक्ड हिज मदर डाउन द आइल. उनकी जो शादी हुई अभी पीसी बुरबन में. सो कंग्रेचुलेशन, ब्यूटीफुल पावरफुल इमेज, एंड सुमेरा वेरी वेल पॉइंटेड आउट यार. और दूसरी जो बात आती है वो ये है कि आपको पता, कल मैं अपने यूट्यूब शो में भी जिक्र कर रहा था, फालतू का एक फस क्रिएट हुआ है about her getting married to a rich guy. I think Mahira definitely is a richer person. I mean she makes so much money यार. I mean उनके टैक्स रिटर्न्स का नंबर मैंने 2018 में वो बंदी जो है वो 1.25 करोड़ रुपए टैक्स देकर चली गई है. तो आप सोच सकते हैं कि उनकी ओवरऑल इनकम कितनी होगी. और आज हम 2023 में बैठे हुए, तो यू कैन इमेजिन. तो वो गोल्ड डिगर, आई मीन सच अ नेगेटिव टर्मिनोलॉजी जो कि इस्तेमाल की जा रही है. आई मीन हु आर दीज पीपल यार. सो लेट्स विश हर ऑल द वेरी बेस्ट. शी इज अ सुपरस्टार. Okay, we can discuss about her acting skills and all, but she is a brand man, or one of the most powerful brands in Pakistan
एंटरटेनमेंट एंड शोबिस. कांग्रेचुलेशंस टू हर. ऑलराइट जी, इसके अलावा जावेद साहब ने बिल्कुल सर मैं अभी इसके हवाले से बात करने वाला हूँ जो आपने जिस तरफ निशानदेही जो की है. नाजिया दानिश कहती हैं थैंक यू फॉर सेइंग माय किड्स नेम दे वर सो हैप्पी एंड वेंट टू स्कूल जंपिंग. ओके, कुड यू प्लीज रेट टर्किश एयरलाइन विद एमिरेट्स एंड कतर. अच्छा, मैं अपने आप को रिजवान शेख इस पोजीशन में नहीं समझता बिकॉज मैंने टर्किश एयरलाइन और एमिरेट्स में तो सफ़र किया है. मैंने कभी कतर जो कतर एयरवेज है मैंने उसमें कभी सफ़र नहीं किया. तो जिस एयरलाइन में ज़ाहिर है मैंने सफ़र ना किया हो मैं उसका मवाजना जो है वो नहीं कर सकता. सो इसलिए आई एब्सटेन फ्रॉम आंसरिंग दिस क्वेश्चन. आई एम सो सॉरी. सो इफ एनीवन वांट्स टू आंसर ही इज मोस्ट वेलकम. शिको सफ़ी कहते हैं कैप्शन दिस पिक्चर based on yesterday's hit on long on when 15 is required from 15 deliveries. आपने हसन अली की तस्वीर जो है वो शेयर की है यार, वैसे क्या कह सकते हैं भाई. और शाइन ताहिर थैंक यू सो मच. आप एक साहब के लिए दुआ कर रही हैं, हम आमीन कहते हैं. अर्थक्वेक का क्या सीन है, हम घर के अंदर जा सकते हैं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल. मुझे पता है कि आज लोगों ने रात जो है वो घर से बाहर, जब वो कह रहे हैं जी वो दिल्ली में जलजला आया और कहीं पर जलजला आया, नेपाल में जलजला आया. तो देखें जी ये तो प्रेडिक्शन जो है वो पूरी हो गई है. तो मुझे नहीं पता कि जलजला जो है दिल्ली और नेपाल में आना था या इस्लामाबाद, लाहौर और कहीं यहाँ पर आना था. लेकिन खैर चलें, वो कहते हैं जी लाहौर और दिल्ली करीब करीब ही हैं इसी वजह से. तो ठीक है जी. एज आई सेड द ब्रोकन क्लॉक इज राइट ट्वाइस अ डे वाली जो है वो बात है. और देन वी हैव गॉट एमी अली का शेर आया हुआ है. ओके, क्या कहते हैं जी, नैन अच्छे हैं, होठ अच्छे हैं, हंसी अच्छी है, उसके चेहरे पर हर एक चीज सजी अच्छी है. एमी अली, क्या बात है यार, जबरदस्त भाई. वेल डन मैन, वेल डन. बड़े और से देखा है आपने चेहरा, तो ठीक है. अशफाक इंजोआ साहब कहते हैं व्हाई इज दिस सेगमेंट नेम स्टिल ट्विटर ट्रेंड्स, शुडंट इट बी एक्स ट्रेंड्स. यू आर राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ओके, ये नाम बदलना पड़ेगा हमें इसका. ठीक है जी. अभी जरा बात कर लेते हैं अमेरिकी सियासत के हवाले से. रिमेंबर हमने कल जरा अमेरिका की सियासत के हवाले से बात की थी कि अमेरिका का जो डेट सीलिंग का और ये जो बजट अप्रूवल के हवाले से जो डिफरेंस था मैंने आपको वो क्लैरिफाई किया था. नाउ इस पूरे मामले की यानी वो जो कुछ दिन के लिए बाइडेन सरकार को जो ब्रीदिंग स्पेस मिल गई थी उसकी पहली कैजुअलिटी, बड़ी कैजुअलिटी जो है वो सामने आ गई है. मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में जो है ये जिक्र आप लोगों के साथ कर रहा होता हूँ कि अमेरिका का जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है. देखिए, दुनिया के ज्यादातर जो हुकूमतें होती हैं, खास तौर से जो जमहूरी तौर से चलने वाले ममालिक हैं, और टेक्निकली पाकिस्तान में भी एटलीस्ट ऑन पेपर हम भी इसी तरह चलते हैं. सो देयर इज एन एग्जीक्यूटिव, देयर इज अ लेजिस्लेचर एंड देन देयर इज जुडिशरी. तो ये तीन पिलर होते हैं. एग्जीक्यूटिव से मुराद क्या है जी, जैसे अमेरिका में सदर अमेरिका के जो बाइडेन साहब, ही हेड्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. देन देयर इज अ लेजिस्लेचर. ओके जी, लेजिस्लेचर में आपको पता है कि दो हाउसेस जो हैं वो होते हैं, अमेरिका में भी पाकिस्तान में भी ऐसे ही है. सो देयर इज अ चेयरमैन सेनेट एंड देन देयर इज द चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में, जिसको हम पाकिस्तान में कौमी असेंबली का स्पीकर कहते हैं. अमेरिका में एक फर्क जो है वो ये होता है कि जो कौमी असेंबली का जो माफी जगह जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर होता है वो जनरली उस पार्टी का लोअर हाउस में सरबराह भी माना जाता है. सो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक इलेक्टेड पोजीशन होती है, इलेक्टेड, जिसको अवामी नुमाइंदे जो है वो इलेक्ट कर रहे होते हैं. सो अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट. अमेरिका में जो चेयरमैन सेनेट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कमला हैरिस हैं, वो उस पोजीशन में जो है वो बैठी होती हैं सेनेट की चेयरमैन की हैसियत से. उनका बड़ा डिसाइसिव वोट है, आप जानते हैं इसमें. अब तो खैर उनको एक सीट की बढ़तरी हासिल हो गई है, लेकिन इससे पहले उनका बड़ा डिसाइसिव वोट हुआ करता था. 50-50 अगर बराबर हों तो फिर चेयरमैन का वोट एट द एंड ऑफ द डे जो वाइस प्रेसिडेंट का काउंट करता है. तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है वहां पे, दैट इज द चेयरमैन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. तो जो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे ये केविन मैकार्थी थे. मैंने आपको शायद कल भी ये बताया था, केविन मैकार्थी का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, यानी जो बाइडेन की जो मुखालिफ पार्टी है. लेकिन केविन मैकार्थी ने जो है वो अपनी पार्टी के पॉपुलर जो बाइडेन मुखालिफ बयानिया था, जो नैरेटिव था, उसके खिलाफ उन्होंने वोट दिया इस ब्रीदिंग स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए. यानी हुकूमत के जो काम को चलाते रहने के लिए एक मुख्तसर मुद्दत के लिए उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम किया
और इस बजट को जो 45 दिन तकरीबन को 40-45 दिन का बजट अप्रूव करवाया, एक इंटरिम बजट, उसको चलाने के लिए उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया. हाउएवर हुआ ये सिलसिला कि उनकी अपनी पार्टी में ही इस बात पे उनके खिलाफ जो है वो बगावत हो गई. और हुआ ये कि उनकी अपनी पार्टी के एक मेंबर, इंतहाई दाएं बाजू की सोच रखने वाले, यानी काफी नेशनलिस्ट सोच रखने वाले, फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाले रिप्रेजेंटेटिव मैट गेट्स ने जो है वो उनके खिलाफ एक करारदाद जमा कराई जिसमें अदम एतमाद का इजहार किया गया ऑन द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. और जो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव केविन मैकार्थी हैं, वो 210 के मुकाबले में 216 वोट से हार गए. ही हैज बीन रिमूव्ड. ये अमेरिका की तारीख में पहली बार हुआ है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर जो है वो नो कॉन्फिडेंस वोट हासिल किया, यानी कॉन्फिडेंस वोट हासिल करने में नाकाम रहा, या वो कह सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस वोट उसके खिलाफ कामयाब हुआ है. सो दिस इज अ मेजर, कहते हैं कि दिस इज अ मेजर टर्मोइल इन द रिपब्लिकन पार्टी. जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल ट्वीट किया, उन्होंने इस बात पे अफसोस का इजहार किया कि जो रिपब्लिकन पार्टी में जो है वो डिवाइड पैदा हो गया है, लेकिन उन्होंने केविन मैकार्थी को सपोर्ट नहीं किया. केविन मैकार्थी जो हैं वो जनवरी के महीने में ही बिकेम द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. और इनका जो स्पीकर बनने का अमल था वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. आई थिंक बार बार वोटिंग हुई थी. इनको जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स थे वो नहीं मिल रहे थे. 15 दफा जो है वो वोटिंग हुई थी, जिसके बाद जो है वो 55वें स्पीकर बने थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के. लेकिन उनकी अपनी पार्टी ने जो है वो उनको फारिग कर दिया है. नाउ उन्होंने ये कहा है कि अब वो दोबारा कंटेस्ट नहीं करेंगे फिलहाल स्पीकर के ओहदे के लिए. सो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिस. नाउ बिफोर आई मूव टूवर्ड्स अ ब्रेक, मैं ये बताता चलूं कि इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होने वाला है वो एक्चुअली यूक्रेन को होने वाला है. व्हाई? बिकॉज यूक्रेनियंस के लिए फंडिंग जो है अब तो निकलना बहुत ही मुश्किल होने वाली है. जो अगर फंडिंग आई भी तो एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज किस्म की फंडिंग जो है वो उनको मिलने वाली है. और बिकॉज मैं आपको शायद पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उसके ज्यादातर मेंबरान अब फेड अप हो चुके हैं. जितनी हेल्प $112 अरब का मैंने आपको अमाउंट बताया था पिछले तकरीबन कोई 18 महीने में जो कि पैसे दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, माफ कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप नहीं, अमेरिकन सरकार की जानिब से, जो बाइडन की जानिब से. और अब जो है वो काफी सारे मेंबरान की बस हो चुकी है. एंड दे आर सेइंग कि यार इनफ इज इनफ. जो बाइडन $24 अरब मजीद चाहते हैं, लेकिन ऐसा ये लगता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ये पैसे निकलवाना उनके लिए अब मजीद मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज अब जो ज़ाहिर है हाउस के स्पीकर आएंगे वो काफी जो भी होगा अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन सख्त होंगे, जारे होंगे. और डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रिकंसिलिएशन के बजाय उनके खिलाफ वो एक सख्त मौकिफ जो है वो इख्तियार करेंगे. चलें जी, अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, जरा बात कर लेते हैं इंडिया और इसके अलावा जो है वो कनाडा के ताल्लुकात के हवाले से. अच्छा, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना कल ये बात बोली कि ही डज नॉट वांट टू एस्केलेट दीज मैटर्स जो कि इंडिया का चल रहा है. यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि यार बस जो अभी हो गया है, बस हमारे साथ इंडिया ताउन करे. हम इस मामले को जो है ना वो ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं. हाउएवर इंडिया मामले को आगे बढ़ाना चाहता है एंड दे आर जस्ट नॉट स्टॉपिंग. इंडिया का जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है दैट रियली कंटिन्यूज. क्योंकि कल जो है वो इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को जो है ये बोल दिया है कि आप अपनी जो आपका मिशन है इन न्यू दिल्ली, कैनेडियन डिप्लोमेटिक मिशन, उसमें से आप 41 लोगों को जो है वो फारिग कर दें, निकाल दें वहां से. बिकॉज अगर आपने जो है वो नहीं निकाला इन लोगों को तो फिर दीज गाइज आर गोइंग टू लूज देयर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी. आपको पता है दुनिया भर के जितने डिप्लोमेट्स होते हैं इनको एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, यानी कोई
जिसे कहते हैं कि कुछ क्राइम्स करते हैं, कुछ चीज़ों के हवाले से उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता, उनको सिर्फ कहा जाता है कि यार अब आप ये मुल्क छोड़ के जो है ना वो चले जाएं. अब इनको बहुत ही सीरियस लेवल के क्राइम्स हो वो एक अलग बात है, लेकिन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है एज पर द वियना कन्वेंशन इनको मिलती है. सो इंडिया ने बोला है कि जी 10 अक्टूबर की तारीख आपके पास है, यानी एक हफ्ता है, अपने इन 41 लोगों को जो है वो आप फारिग करें, और वरना हम कोई इन पे बेसिकली वो कहना यही चाह रहे हैं कि यार अच्छा सा कोई केस वेस करके इनको अंदर ही ना कर दें हम. सो बहरहाल कनाडा जो है वो ज़ाहिर इन लोगों को निकाल देगा. अब इंडिया क्यों कह रहा है, वो कह रहा है कि जी हम पैरिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं, बिकॉज जितने इंडिया के मिशन के लोग जो हैं वो ऑटवा में हैं, यानी कैनेडियन दारुल हुकूमत में हैं, उतने ही जो हैं वो न्यू दिल्ली में भी होने चाहिए. फेयर इनफ, ठीक है जी, कर लें. अब इस पे कनाडा देखिए, अभी तक कनाडा ने जो है ना वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स जो है वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि एज आई सेड कि उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम एस्केलेट तो मामला करना नहीं चाहते. आई डोंट नो वेदर यू लिसन टू फरीद ज़करिया यस्टरडे. CNN पे एक मशहूर भारतीय निजात ये एनालिस्ट बैठते हैं, और उन्होंने भी जो है वो इंतहाई हैरानी का इजहार किया है जिस तरह इंडियन मीडिया खास तौर से इस पूरे मामले को जो है वो कवर कर रहा है. बट हैविंग सेड दैट, इंडिया इस एक अपॉर्चुनिटी के तौर से ले रहा है, और फरीद ज़करिया ने बहुत कल राइटली पॉइंट आउट किया कि शायद जस्टिन ट्रूडो को पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपनी इस इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट को भी जो है वो अपनी जो ऑडियंस है, जो उनकी आवाम है, उसके लिए वो अपने एक इलेक्शन के लिए एक इसको एक नारे में कन्वर्ट कर देगा कि देखें जी ही स्टूड अप टू द वेस्टर्न पावर्स एंड ही स्टूड अप एंड फलाना. और इसमें जो है वो नेचुरली कहते हैं कि उन्होंने वो उसको भी वोट लेने के लिए यूज करेगा, बिकॉज आपको पता है इंडिया में इलेक्शन जो है वो तो टाइम पे होते हैं ना, उनके तो वाली कहानियां भी नहीं है कि अभी होंगे तो फलाना होंगे तो हल्के बंदियां होंगी एंड ऑल, बिकॉज दैट है जो भी है, आइन की तो वहाँ बालादस्ती है. अगले 5-6 महीने में तो इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी इसको एक्चुअली अपने फायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं. लेकिन खैर एनीवे, अभी देखते यही है कि अच्छा इन्होंने आपको पता है कि इंडियंस ने कैनेडियंस को वीजा देने के हवाले से भी जो है ना वो मामला जरा थोड़ा रोक दिया है. कनाडा ने अब तक इस तरह कोई ऐलान नहीं किया है कि हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे और हम भी जो है वो इंडियंस के वीजे बंद कर देंगे. आज ही सुबह वालदा से जो है वो बात मेरी हो रही थी, और मुझे बता रही थी कि अदील इतने इंडियंस हैं कनाडा में अब कि अब तो वाकई एक इंडियन मुल्क लगने लगा है ये, कंपेयर टू कुछ इलाके इस तरह के बन गए हैं जहाँ पे इट इज़ ऑल इंडिया नाउ. और हमारे जो भांजे साहब हैं उन्होंने भी वहाँ यूनिवर्सिटी शुरू की, और उनका भी वो बता रही थी एक्सपीरियंस के a lot of Indians are there and many of them are just not doing anything right now, so they have just landed in Canada and they've got no idea what they are going to do. करने क्या वाले हैं कनाडा में, उनको खुद कुछ नहीं पता कि वो क्या करेंगे. So yeah, let's see what happens. चलें जी, बहरहाल वक्त आ गया आप लोग से इजाजत लेने का ऑलमोस्ट, लेकिन बताते ये चलें जी इस वक्त जो है वो तीसरा क्वार्टर फाइनल एशियन गेम्स का चल रहा है. एशियन गेम्स में आपको पता है पाकिस्तान ने तो कल हांगकांग को शिकस्त दी थी. एक मौके पे तो पाकिस्तान टीम हांगकांग के खिलाफ भी स्ट्रगल कर रही थी. बड़े बड़े हमारे दिग्गज महाराज प्लेयर जो हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे थे हांगकांग की बॉलिंग के सामने. लेकिन इस वक्त एक अपसेट, मैं ये कह सकता हूँ छोटा मोटा सा अपसेट जो है वो होने वाला है. अफगानिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ डिफीटिंग श्रीलंका. श्रीलंका को मैच जीतने के लिए वैसे तो 32 गेंदों पे 33 रन चाहिए, लेकिन श्रीलंका के 8 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो चुके हैं. सिर्फ 117 रन चेस करने थे श्रीलंका की टीम को, बट दे आर स्ट्रगलिंग. विल दे बी एबल टू डू दैट? इनके दोनों इस वक्त टेल एंडर जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, और काफी सारे अननोन प्लेयर जो हैं वो ऑफ कोर्स ये नोन प्लेयर से पाकिस्तान की टीम में ही खेल रहे थे. बट नुवान तुषारा है जिसको मैं जानता हूँ शायद, और इनकी टीम में मोहम्मद शहजाद खेल रहा है, नूर अली जादरान, गुलबदीन नाइब, करीम जन्नत, और इन्होंने तगड़ी टीम भेजी अपनी, कैस अहमद और फरीद अहमद, जाहिर खान. ये टीम अफगानिस्तान ने अपनी तगड़ी टीम भेजी है, बड़े लड़के भेज दिए उन्होंने अपने यार, क्योंकि श्रीलंकन टीम में तो आइनो लाहिरू उदारा का नाम मैंने सुना है, और इसके अलावा समाराकून, हाँ शायद कुछ सुना नाम लग रहा है, और तो मैं किसी को भी नहीं जानता. तो भाई ये बड़े लड़के भेज दिए हैं, ये दे आर सीरियस मेडल कंटेंडर्स, दे आर अफगानिस्तान. चलेगा इस वक्त आगे आप लोग से इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.